पार्ट में क्या लिखा है, आप सभी बुक निकाल के क्वेश्चंस वहां से रीड करना। क्वेश्चंस में लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। क्या लिखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि लेट कर लो, पहले लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, क्या लेट करोगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू क्या x रुपीस, कितना x। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ ये बैट है, उसके बाद बॉल की कॉस्ट जो है आपकी वो क्या है y। उसमें लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, मतलब दोनों उसने एक साथ ली है और एक साथ जो उनकी कॉस्ट है वो 3800 है। तो क्या हो गई 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना हुआ 3800, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आप अपना आप बनाओ, उसमें लिखा है शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। तो हमने कॉस्ट एज्यूम कर ली थी कि जो हमारी कॉस्ट है वो x है और जो बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है y। तो हमारी इक्वेशन बनी थी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबको इक्वेशन समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹this। तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो हमने एज्यूम करी थी x और y, तो देन 7x प्लस 6y 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अभी आपको किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। फिलहाल जो एक्सरसाइज चल रही है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की चल रही है। देखो बेटा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो या कोई भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी मेथड अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू निकालेंगे 7x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3800 माइनस 6y। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7, कितनी हुई 3800 माइनस 6y अपॉन 7। उसके बाद x की वैल्यू आप किसमें पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू पुट करो तो इधर आपका हो गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ओके, आप 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो पहले, 30 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप एलसीएम लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बिना एलसीएम लिए ही जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा आंसर रॉन्ग आया है। आपको क्या करना है, अगर इक्वेशंस में प्लस माइनस बीच में है तो आपको पहले उसको राइट हैंड उसकी साइड चेंज नहीं करनी। पहले आप क्या करोगे, पहले उसका आप एलसीएम लेके उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन सॉल्व करो 11400 माइनस 18y, यहाँ पे 1 7 जा 7 7 5 जा 35y इक्वल टू कितना हो गया 1750। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो 11400, इधर आपका बचा 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7। इसकी मल्टीप्लाई करो 1750 इंटू 7 70 7 5 जा 7 1 जा 7, कितना हुआ 1225। ओके, अब इसको आगे सोल्व करो। इधर सोल्व होगा आपका 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो 17y इक्वल टू इसको आप माइनस करो 11400 5 12 4 8। तो 17y इक्वल टू कितना हो गया 850। ठीक है, उसके बाद y इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आपको मल्टीप्लाई में है, उधर किस में जाएगा डिवाइड में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 अपॉन 17 और 17 5 का कितना होता है 85। तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50। तो ये क्या निकली है द कॉस्ट ऑफ बॉल। तो द कॉस्ट ऑफ बॉल
कितनी आई बेटा 50 रुपीज। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू जब आपकी निकलेगी, मैं यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड में आप y की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन सेकंड लिख देना बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750। तो इधर क्या हो गया 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750 या 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250। माइनस करो बेटा 0 550 725 और इधर कितना बचा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3x इक्वल टू 1500 या x इक्वल टू 1500 बाई 3। 3 5 15 और कितना हो गया ये 500। तो द कॉस्ट ऑफ बेड कितनी आ गई बेटा 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ बॉल आपकी कितनी थी 50 रुपीज। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। क्वेश्चन में लिखा था द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम 7 बैट एंड 6 बॉल। तो 7 बैट और 6 बॉल की जो कॉस्टिंग थी एक साथ वो कितनी थी 3800 और फिर 3 बैट्स और 5 बॉल की जो कॉस्टिंग थी वो थी 1750 रुपीज। ठीक, उसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट से पहले x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हो, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, उस इक्वेशन में पुट नहीं करनी, नेक्स्ट इक्वेशन में आपको वो वैल्यू रखनी है। उसके बाद मैंने ये इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखी है। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखने के बाद 3, इसके बाद मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई की है। मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेके हमने उसकी y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू निकालने के बाद फिर नेक्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट करी। y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में मैंने रखी है और इक्वेशन सेकंड में रखने के बाद फिर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक बार इसको देखो कि कैसे किया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, आप सब बुक में रीड करना। फोर्थ पार्ट में लिखा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, और आगे लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज ₹105। देखो बेटा 10 किलोमीटर के लिए उसको कितने पे करने पड़ते हैं 105। देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि उसके मतलब सॉरी इतने किलोमीटर के लिए उसका फिक्स चार्ज है, लेकिन अगर इससे ज्यादा किलोमीटर आप डिस्टेंस करोगे तो आपके जो चार्जेस है वो कितना है 105 रुपीज। देखो एक जैसे मान लो कि आपको किसी टैक्सी में जाना है 5 किलोमीटर के लिए, उसका फिक्स चार्ज 10 रुपीज है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप जाते हो तो उसका पर किलोमीटर वाइज आपको चार्ज पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया x + 10y = 105। नेक्स्ट है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए उसको पे कितना करना पड़ रहा है 155 रुपीज। ये वन इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए इतना पे करना पड़ रहा है और 10 किलोमीटर के लिए 105। और आपको अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x = 105 माइनस 10y। ओके, x से हमने वैल्यू निकाल ली है। उसके बाद अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखो बेटा। तो क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y = 155। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो बेटा इतने क्वेश्चंस करने के बाद मैंने आपको मेथड क्लियर कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आप क्या करोगे कि सिर्फ इक्वेशन समझोगे, अपनी पेन नोटबुक लोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक हो रही है, आप वापस जाके वीडियो में देखोगे, लेकिन पहले अपने आप करने की कोशिश आपको इतने क्वेश्चंस करने के बाद करनी चाहिए। तो x की आपने वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल के आपने इसमें पुट कर दी। इसके बाद 105 10 + 5 कितना हुआ 5y = 155। ये 5y = क्या है 155 माइनस 105। ओके, तो 5y = आपका क्या हो गया 50। कितना हुआ 105 तो 50 कितना हुआ 50 है। y की वैल्यू कितनी हो गई 50/5। तो y = 5 × 50। ओके, y = कितना हो गया आपका 10। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो। y की वैल्यू इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे
अपने, तो x प्लस यहाँ पे मैं कर रही हूँ x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू कितनी थी 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना हुआ आपका 5। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आपकी दो इक्वेशन बनी है, एक x प्लस 10y इक्वल टू दिस एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालोगे और जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो उस इक्वेशन में नहीं रखोगे, उससे नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखोगे। उसके बाद हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखी और x की वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, y वाले वेरिएबल्स को एक साथ सॉल्व किया। उसके बाद डिजिट्स को हमने अलग जाके सॉल्व किया, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। जब y की वैल्यू निकल गई तो आप वापस इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। देखो बेटा, अगर किसी के यूटी में कोई चैप्टर मतलब कितने चैप्टर आ रहे हैं उसका भी कमेंट करो, और कौन सा आपको एक्स्ट्रा कुछ समझना हो या कोई भी आर.डी. शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट पार्ट करो फटाफट, नेक्स्ट पार्ट रीड करो। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है फिफ्थ पार्ट, देखो बेटा फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सारे समझाऊंगी। इसके बाद फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम आर.डी. शर्मा से भी करेंगे, जिससे बच्चों को फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे वो इजीली कर पाए। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है a fraction become 9/11। a fraction become, आप क्वेश्चन बुक में से रीड करना, मैं सिर्फ क्वेश्चन बस सिर्फ थोड़ा सा लिखूंगी। a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। क्या लिखा है, 2 is added to both the numerator and denominator। देखो बेटा, न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर सबको पता होगा क्योंकि आप सब 10th क्लास में हो। तो न्यूमैरेटर x मतलब ऊपर वाला न्यूमैरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में कि लेट कर लो कि जो आपका जो फ्रैक्शन है, एज्यूम करो कि आपका जो फ्रैक्शन है बेटा, एनसीईआरटी बुक से आप क्वेश्चन रीड खुद करोगे। फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया, वो हमारा क्या है x और y। क्या आपने लेट किया x अपॉन y। उसने बोला है if 2 is added to both numerator and denominator, मतलब आपको दो ऐड करना है, न्यूमैरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो x plus 2 upon y plus 2, then a fraction becomes कितना 9/11। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से समझाती हूँ कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आते हैं, और बोर्ड में ही नहीं, आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन करोगे उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप फ्रैक्शन बिकम दिस, देन 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ओके, इक्वेशन 1 बनने के बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप पहले इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 11x प्लस 11 2 द 22, इधर 9y प्लस 18। उसके बाद आप क्या सॉल्व करोगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप अब इसमें या तो x की वैल्यू निकालोगे या y की। तो 11x पहले इक्वेशन बनाओ, माइनस 9y, इसको उधर ले जाओ, कितना बचा 18 माइनस 22 माइनस 4। 11x इसको मैं इधर लाई, माइनस 9y, इधर 18 माइनस 22 कितना हुआ आपका -4। अब इधर से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y, या x इक्वल टू क्या हो गया -4 प्लस 9y अपॉन 11। ओके, x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई है, -4 प्लस 9y अपॉन 11। आगे देखो, आगे इक्वेशन में लिखा है if 3 is added to both the numerator and denominator। अब क्या करना है आपको, आप फटाफट कमेंट करो कि अब आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बनी। If 3 is added to both the numerator and denominator, then fraction becomes कितना 5/6। ओके, अब हमने न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड किया है, 3 ऐड किया है, और हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। ओके, इक्वेशन बनाओ, इसमें इक्वेशन बनेगी आपकी 6x माइनस 5y इक्वल
इक्वल टू 15 माइनस 18 कितना हुआ -3, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया था, x की वैल्यू निकाल ली थी। अब आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, तो रखो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 6 -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। देखो बेटा प्लस माइनस का आप बहुत ध्यान रखना। x की वैल्यू हमने -4 प्लस 9y अपॉन 11 यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करोगे कि 6 की मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट में करो, तो -24, उसके बाद 9 6 दा 54, सॉरी बेटा 54y माइनस 5y अपॉन 11 इक्वल टू -3। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे -24 प्लस 54y एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -55y इक्वल टू -3। ओके, -24 प्लस 54y माइनस 55y क्या बचेगा प्लस y इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में उधर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल टू क्या हो गया -33 प्लस 24, या ये कितना बचा 33 में से 24 माइनस करो, कितना हुआ -9, कितना हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई -9। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू -9 अपॉन 11, यहाँ पे क्या हो गया -4 माइनस कितना बचा आपका 81 अपॉन 11, ये कितना हो गया -85 अपॉन 11। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। देखो बेटा, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी, उधर हमने पुट कर दी, इधर -24 प्लस 54y माइनस 55y। देखो तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा ये -y, तो इधर हो गया आपका -y इक्वल टू -33 प्लस 24, कितना बचा आपका -y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा प्लस 81 -4, तो प्लस 81 कितना हुआ बेटा 77 अपॉन 11, तो 11 7 दा 77। देखो बेटा, जब भी आप इन क्वेश्चंस में x या y की वैल्यू निकालोगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी। मेरी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक मुझसे क्या हुआ था, ये प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई, तो पूरा कट नहीं हो रहा था, जिससे मुझे पता चला कि आंसर में क्या होगा, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो आप फिर से उसे रीचेक करोगे, आपकी कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए। माइनस में आ सकती है, लेकिन ये वैल्यूज आपकी जो है ना तो कोई पॉइंट में आएगी और ना ही फ्रैक्शन में आएगी। तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो है आपका सम ऑफ द 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, जो भी ये 3 पार्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, मैं ये आपको आरडी शर्मा से भी कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिर्फ ना ही बोर्ड के एग्जाम में मदद करेंगे, बल्कि आपको आगे आने वाले जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहोगे उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी ज्यादातर। देखो क्या लिखा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो बेटा, लिखा है क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो देखो बेटा, अगर आपका hence लिखा हो कहीं, after लिखा हो, ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होगा प्लस। ओके, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। उसके बाद अगर आपका अबो लिखा हो और क्या लिखा हो, क्या कहते हैं बिफोर, तो उसका मीन्स आपको माइनस करना है। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, है ना। तो लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब लेट करो कि जो सन की एज है, लेट करो कि जो सन की एज है वो क्या है x years, क्या है बेटा x years। ओके, और उसके बाद उसने क्या बोला, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की क्या होगी, हमने एज्यूम कर लिया जैकोब की एज है हमारे पास y years। ठीक है, या आप इसे 5 है द एज ऑफ जैकोब, आप उल्टा कर लो, जैकोब को पहले x ले लो और जो सन की एज होगी वो क्या होगी आपकी y years। ठीक,
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने इसको चेंज कर दिया। इसमें लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence मतलब 5 साल बाद जो जैकोब होगा वो 3 टाइम्स होगा अपने सन का। तो यहाँ पे 5 years hence, देखो बेटा 5 साल बाद आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 साल बाद जो आपकी एज है वो अगर सपोज करो अभी आप 10 इयर्स के हो तो 5 इयर्स बाद आप कितने के होगे 15 इयर्स के। तो आपने क्या किया उसमें प्लस किया, तो इसीलिए हम इसमें प्लस करेंगे। 5 years hence the age of Jacob वो क्या हो जाएगी बेटा x plus 5, और 5 years hence the age of Jacob age of his son वो क्या होगी y plus 5। ठीक, अब वो बोल रहा है कि Jacob will be 3 times that of his son, कि Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, Jacob will be 3 times that of his son। ओके, इक्वेशन बनाओ तो x plus 5 इक्वल टू 3y plus 3 5 15, या x minus 3y इक्वल टू 15 minus 5 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा, लिखा है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। क्या लिखा है 5 years ago, तो 5 years अगो जो जैकोब की एज होगी वो क्या होगी, जैकोब की एज क्या होगी बेटा x minus 5, और उसके सन की क्या एज हो जाएगी y minus 5, क्योंकि उसने बोला है कि 5 साल पहले जैकोब की एज x minus 5 होगी और सन की होगी y minus 5। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैकोब एज वो 7 times that of his son, जैकोब एज वो 7 times that of his son। ठीक है, तो x minus 5 इक्वल टू 7y minus 35, या x इधर माइनस में है इसको इधर प्लस में लाओ, माइनस 7y minus 35 प्लस 5 कितना हो गया minus 30, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं जैसे 3 टाइम्स है ये 7 टाइम्स है उसको इधर लिख लेंगे, वो बोलेंगे कि जो जैकोब की एज है वही तो 7 टाइम्स है, लेकिन नहीं, आपको जैकोब की एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो मतलब सन का वो 7 टाइम्स है। उसके बाद आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू होगा 10 plus 3y, x इक्वल टू 10 plus 3y, और x की वैल्यू को अब आप इक्वेशन सेकंड में रखो, तो यहाँ पे होगा 10 plus क्या 3y minus 7y इक्वल टू minus 30। ओके, 3y minus 7y क्या हुआ minus 4y इक्वल टू minus 30 minus 10 minus 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40/4 कितना हो गया 10 इयर्स, कितना हुआ 10 इयर्स। तो सन की जो एज हुई है वो कितनी हो गई बेटा 10 इयर्स। अब x की वैल्यू निकालो, जब x की वैल्यू निकालोगे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो 10 plus 3 into 10, तो क्या हुआ 10 plus 30, तो x इक्वल टू कितना हुआ बेटा 10 plus 3 into 10, 10 plus 30 कितना हो गया 40 इयर्स। तो जैकोब की जो एज होगी वो क्या होगी 40 इयर्स, और सन की एज क्या होगी वो होगी आपकी 10 इयर्स। देखो बेटा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आंसर इसका कभी ना तो माइनस में आएगा, क्योंकि एज कभी आपके माइनस में होती नहीं है, ठीक है, और कभी ना तो आपको ये भी देखना है कि जो जैसे जैकोब है ना तो उसी की एज ज्यादा आनी चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, और जो सन है उसकी एज जो है फादर से भी ज्यादा आ जाती है, तो आप ये गलती नहीं करोगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान करते हुए उसकी कैलकुलेशन करनी है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देती हूँ फिर से कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। पहले हमने जैकोब की एज को x सेट किया था, फिर सन की हमारी y years हो गई। 5 years hence हो आफ्टर हो आप उनमें ऐड करोगे, उसके बाद उसने 3 टाइम्स बोला है 4 टाइम्स बोला है, उस तरीके से आप इस इक्वेशन को बनाओगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे और आप x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x या y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप सेकंड इक्वेशन बनाओगे। सेकंड इक्वेशन में जो बोला है उसी तरीके से अगो है, बिफोर है, आफ्टर है, वो आप सबको आपको देखना है। उसके बाद आप उसमें माइनस प्लस जो भी है वो करके सेकंड इक्वेशन बनाओगे। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे। और मैंने बताया आपको एज कभी भी, क्योंकि कैलकुलेशन में सबसे मिस्टेक हो सकते हैं, तो ध्यान
ध्यान रखना है कि ना तो एज माइनस में आएगी और जो भी एज पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज मतलब जो है ज्यादा और कम आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये वाली बेटा एक्सरसाइज के आपके वर्क प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।